लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 40 देखा था ना, और स्मॉल ए देखा था, कैपिटल ए देखा था, और मैंने कहा था स्मॉल ए के बारे में, छोटा आदमी छोटी सोच, डिडक्शंस नॉट अलाउड एट ऑल। पहला बताया था अगर कोई पेमेंट आप किसी नॉन रेजिडेंट को इन इंडिया में करें या आउटसाइड इंडिया में करें, या किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट करें, तो आपको उस पर टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा अगर वो टीडीएस के प्रोविजंस में फॉल होता है तो। अगर आपने साल खत्म होते होते प्रीवियस ईयर में टीडीएस चार्ज नहीं किया, पहली गलती, या प्रीवियस ईयर में टीडीएस चार्ज कर लिया था लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करते समय तक हमने उसका पेमेंट सरकार को नहीं किया, तो कहा गया कि ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगी तब तक जब तक कि हम टीडीएस चार्ज ना कर ले, या फिर जो टीडीएस चार्ज किया गया था उसको हम पेमेंट ना कर दें। बात समझ में आई? यानी ये खर्चा अब उस प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा टीडीएस चार्ज किया जाएगा। एक बार और, अगर मुझे किसी को 5 lakhs का पेमेंट करना है एंड आई एम नीडेड टू डिडक्ट टीडीएस एज एट द रेट ऑफ 10%, मीन्स मुझे 50,000 काट करके सामने वाले को 4,50,000 दे देना था, लेकिन मैंने उसको पूरा पेमेंट कर दिया। अब कितना चार्ज करना है वो बात का मैटर है, जब टीडीएस हम लोग पढ़ेंगे तो कैलकुलेशंस के सारे तरीके देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल अभी लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं कि 31 मार्च 2016 तक मैंने टीडीएस चार्ज नहीं किया, मैंने 5 लाख का पेमेंट कर दिया, या 5 लाख रुपए मैंने उसके खाते में क्रेडिट कर दिए, या 5 लाख की कोई बुक एंट्री करके उसके अकाउंट्स को एडजस्ट कर दिया। जैसा भी हो वो बात की बात है, टीडीएस चैप्टर पढ़ते समय अभी उनके पचड़ों में अभी हमें को फंसने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च 2016 तक मैंने टीडीएस चार्ज नहीं किया, मैंने ये चार्ज किया 5th अप्रैल 2016 आरओआई डेट के पहले। आरओआई की डेट है 30 सितंबर 2016 और ये प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है। बताओ मैंने जो टीडीएस ये चार्ज किया है वो 5 अप्रैल को है, अलाउड होगा या नहीं? अलाउड नहीं होगा। क्या बात करते हो, पहले में ही आ गया। अगर आपने प्रीवियस ईयर में टीडीएस चार्ज नहीं किया, कहाँ चार्ज किया, कहाँ किया? 16-17 में अलाउड होगा। प्रीवियस ईयर 16-17, प्रीवियस ईयर 16-17, नॉट द असेसमेंट ईयर, उसमें अलाउड होगा। चलो पहला तरीका समझ में आया। दूसरा, मैंने 30 मार्च 2016 को टीडीएस चार्ज कर लिया था, खुशी की बात है, लेकिन 30 सितंबर तक मैंने उसको जमा, अब बताओ नहीं मिलेगा। इस प्रीवियस ईयर में इसकी डिडक्शन तब तक जब तक ये जमा ना हो जाए। अब रिटर्न ऑफ इनकम की डेट के बाद अगर हम जमा करेंगे तो वो अगले साल अलाउड होगा। इज इट क्लियर? तो काट लेना है आपको 31 मार्च के पहले और जमा भी करना है 31 मार्च के पहले, लेकिन अगर नहीं कर पाए, डेट आगे है, तो डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक आप उसको जमा कर दें। काट लेना है, डिडक्ट तो आपको 31 मार्च के अंदर कर लेना है। ये चीज़ तो दिमाग में बैठा लो। चले आगे, अब फिर से उस पॉइंट को पढ़ते हैं और आज आगे चलने की कोशिश करते हैं। एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट विच इज पेबल।
87 पे है, which is payable outside India or in India to a non-resident or to a foreign company on which tax has not been deducted before the end of the previous year or after deduction has not been paid before the due date specified under section 139(1). जब हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सेक्शन 139(1) पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 139(1). पेज नंबर देख लें 172, एक बार पेज पलट लें 172 पर देखें 139(1) दिया है कि नहीं। 172 दिया है ना, तो आप यहीं पर लिख दीजिए ब्रैकेट में पेज नंबर जो आपका 87 था जहाँ 139(1) लिखा है, लिख लो सी पेज नंबर 172, सी पेज नंबर 172। तो अगर कभी रेफरेंस दोबारा जब पढ़ोगे इनकम टैक्स को रिवीजन करोगे तो दोबारा वहाँ पर उसका रेफरेंस ले लेना। फिलहाल अभी हम लोग वो जानते नहीं, डेट हम केवल ये मानते हैं 30 सितंबर है फिलहाल। क्लियर? अच्छा, हाउ वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। अगर हमने 31 मार्च के बाद टीडीएस चार्ज किया, पॉइंट नंबर ए, हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का टीडीएस उसी साल चार्ज किया, लेकिन हमने उसको पेड रिटर्न ऑफ इनकम के बाद किया, तो हमें डिडक्शन उस साल मिलेगी जिस साल हमने ऐसा टीडीएस चार्ज किया या जिस साल हमने ऐसा टीडीएस का पेमेंट किया। दैट्स इट। आगे वही लिखा है, इन द केस ऑफ एनी एसएससी, इन द केस ऑफ एनी एसएससी। अब नॉन रेसिडेंट को मारो, ऐसे कैसे गोली मारो? नॉन रेसिडेंट को मारो गोली। हम नॉन रेसिडेंट के अलावा एसएससीज की बात करें, इट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रेजिडेंट एसएससीज नाउ। क्या है? इन केस ऑफ एनी एसएससी, इफ द अमाउंट ऑफ टीडीएस। अब एक बात बताओ, वापस इधर आते हैं। ये मेरा पीएल अकाउंट है, मैंने पेमेंट कितना किया था? क्या मुझे इसकी छूट मिलेगी अगर मैंने गलती कर दी तो? किस साल मिलेगा ये डेबिट? जिस साल ऐसा गलती सुधारा गया। लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं एसएससी वो नहीं जो हम लोगों ने ऊपर देखे, मतलब रेजिडेंट एसएससी की बात कर रहे हैं। क्लियर? अगर हमने उनको कोई पेमेंट कर दिया बिना टीडीएस काटे, अगर मैंने उनको कोई पेमेंट कर दिया बिना टीडीएस काटे और मैंने पीएल के डेबिट में लिख दिया, तो मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जितना बड़ा गुनाह मैंने यहाँ पर किया था। गुनाह में फ़र्क है, मर्डर है या अटेम्प्ट टू मर्डर है? तो ये मर्डर था और ये, यानी यहाँ पर इसलिए बड़ा गुनाह नहीं है क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का ही रहने वाला है। मेरी बात समझना, रेजिडेंट है, उससे इजी है टैक्स लेना। तो हम गुनाह क्या करेंगे? अब सरकार ने इसकी सजा दी, कम सजा दी, कहा 100% डिसअलाउड नहीं होगा, 30% डिसअलाउड होगा। यानी आपको छूट मिलेगी, कितने की मिलेगी? 3,50,000, 70% की डिडक्शन आपको मिल जाएगी अगर आपने वो गलती कर दी जो ऊपर मैंने बताई थी। चलो, 30% of any sum payable to a resident on which tax is deductible at source under section 192 to 194 LA। ये आप पूरे सेक्शंस पढ़ेंगे टीडीएस चैप्टर में, सेक्शन 192 से लेकर 194 LA, ये सेक्शंस आप लोग देखेंगे टीडीएस के प्रोविजंस के। Shall not be allowed as deduction in the previous year. Shall not be allowed as deduction. How much? 30%. Only 30% will be disallowed. Only mean 30% shall be disallowed. In which the expenses is incurred while computing the income chargeable under the head PGBP if in respect of such expenses tax has not been deducted or has been deducted but has not been paid before the due date of return or filing of return. However, where in respect of such sum tax has been deducted in any subsequent year or has been paid in any previous year, other years, then 30% will be allowed as deduction. तब हमें पूरी छूट नहीं मिलेगी, जितना डिसअलाउ हो गया था। अगर मैंने गलती को सुधार कर लिया तो अब छूट कितनी मिलनी बाकी है? 150 वो ले लेना उस साल 150। ऐसा नहीं सर 5 लाख की छूट ले लेंगे, तो हर आदमी गलती करेगा, नहीं समझे? हर आदमी गुनाह करेगा। आपको छूट कितनी मिल चुकी है गलती करने के बावजूद? 3.5। अब कितनी छूट मिलनी बाकी है? कब मिलेगी? जब आप अपनी गलती सुधार लोगे।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यहाँ तो आपने प्रीवियस ईयर में टीडीएस नहीं काटा तो भी 30% डिसअलाउड हो जाएगा, और तब अलाउड होगा 30% जिस साल आपने टीडीएस काटा होगा। अगर आपने टीडीएस काट दिया था प्रीवियस ईयर में और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक आपने डिपॉजिट नहीं किया अमाउंट, तो भी 30% डिसअलाउड हो जाएगा, और वो 30% अलाउड होगा उस साल जैसा जब इस साल आपने ऐसा पेमेंट किया है, जिस साल ऐसा पेमेंट किया, मतलब डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम के बाद। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब इस पर मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं, शायद इसमें लिखा है नहीं लिखा है मुझे नहीं मालूम। सैलरी का पेमेंट एक बार आपने किया बिना टीडीएस काटे, किसका पेमेंट, और एक बार वो डिसअलाउड हो जाए तो फिर आप लाख कोशिश कर लो वो अलाउड नहीं होगा। अच्छा जी, एनी पेमेंट which is chargeable under the head salary if it is payable outside India or to a non-resident without deduction of TDS, लिख लो without deduction of TDS। तो इस सेक्शन का नाम ही है एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। क्लियर है? इस सेक्शन का नाम ही है एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। तो अगर आप कोई सैलरी का पेमेंट आउटसाइड इंडिया करते हो बिना TDS चार्ज किए, या किसी नॉन रेसिडेंट को करते हो, तो फिर वो एक बार डिसअलाउड होगा, तो फिर कभी अलाउड नहीं होगा। इज इट क्लियर? पक्का? अच्छा, आगे चल सकते हैं। आप अगर कोई पेमेंट करते हो डायरेक्ट टैक्स की, यानी इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, छूट लेकर दिखा दो बेटा। कैसे छूट लेकर दिखा दोगे? क्योंकि ये दोनों पर्सनल टैक्स होते हैं। आप लाख कोशिश करोगे ये टैक्सेस अलाउड नहीं होंगे। बोलो, डायरेक्ट टैक्स का अगर आप पेमेंट करते हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वेल्थ टैक्स, अब तो वेल्थ टैक्स डिलीट हो चुका है लेकिन ठीक है, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे वो वेल्थ टैक्स हो, एक बार डिसअलाउड हो गया तो आप लाख कोशिश कर लो वो अलाउड नहीं होगा। क्यों? बोलो भाई, अलाउड होगा ही नहीं। कौन सा टैक्स है ये? डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स हमारे किस नेचर के होते हैं? सोचना मना है, ना तो इसको अलाउड करने की बात कभी सोचना, दिमाग में लाना भी मत। तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड होते हैं? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस अलाउड कभी नहीं होते क्योंकि वो पर्सनल नेचर के होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज पर होते हैं, इसलिए वो अलाउड होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कभी अलाउड नहीं होंगे। दैट्स इट, वन लाइन सेंटेंस। ठीक? अगर आपने कोई प्रोविडेंट फंड का पेमेंट किया है, एनी पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड established for the benefit of employees of the SSC unless the SSC has made effective arrangement to secure that the tax shall be deducted at source from any payment made from the fund which are chargeable to tax under the head salary। ठीक है, अगर आपने किसी एम्प्लॉई के वेलफेयर फंड में या प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है तो वो अलाउड होगा जब तक कि आप टैक्स पेमेंट के प्रॉपर अरेंजमेंट ना कर लें। नॉर्मल सी बात है, उसके लिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट इस सेक्शन का, एनी टैक्स actually paid by any employer on the perquisite not provided by way of monetary payment shall not be eligible for deduction while computing the business income of the employer। ये बात हमने आपको वर्ड लिखा है एनी टैक्स। टैक्स को सर्कल बना लो, अंडरलाइन कर लो, जो करना हो वो कर लो, और ज़रा याद करो
तो हमने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 10(10)(c)(c), और इस सेक्शन में मैंने बताया था अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स का टैक्स बर्डन खुद ले लेता है। मेरा एक एम्प्लॉय है, उसको मैं 20,000 की सैलरी देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है। मैंने उसको घर दे दिया, हाउस, और उस घर का वैल्यू निकल गया 3 लाख रुपए सालाना। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख निकल गया। अब इस पर बेचारे को टैक्स ही देना पड़ जाएगा 30 से 40 हज़ार रुपये। अब बेचारा साल भर में कमाता है 2 लाख, 2.5 लाख, और उसमें से टैक्स निकल गया केवल घर का 30-40 हज़ार, बाकी टैक्स जो निकलेगा वो अलग। तो ये उसको घर दियो या सजा दियो? घर दियो ना। तो हमने एम्प्लॉय से कहा, बेटा देख, तेरे ऊपर जो टैक्स बर्डन आएगा ना इस घर का, वो टैक्स मैं बर्दाश्त करूंगा। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर उसको दिए जाने वाले नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स का टैक्स पेमेंट खुद करने को तैयार हो जाए, तो वो टैक्स हमारे लिए खर्चे की तरह अलाउड नहीं होगा। ये नहीं सरकार को कहूँगा वो जो मैंने 30,000 दिया है ना उसका वाला, उसकी मुझे छूट दे दो। भैया तुमने टैक्स दिया है, कौन सा टैक्स दिया है? डायरेक्ट टैक्स दिया है, ऐसे कैसे छूट दे देंगे? ऐसे कैसे छूट दे देंगे? भले ही तुम्हारा नहीं था, पर्सनल नहीं था, दूसरे का था, लेकिन उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो मेरे हाथ में वो टैक्स लग गया एक तरह से। छूट नहीं मिलने का मतलब मेरी इनकम बढ़ गई, और इनकम बढ़ गई तो मेरे को टैक्स देना पड़ा, हाँ या ना? तुम्हारे लिए, तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारे लिए वो 30,000 इनकम है या नहीं? नहीं मानी जाएगी। तुम्हारे लिए इनकम नहीं मानी जाएगी, मेरे लिए खर्चा नहीं मानी जाएगी। सरकार को टैक्स हमसे मिल गया, बात खत्म। जब हमसे टैक्स मिल गया तो फिर तुमसे क्यों टैक्स लेगी तुम्हारी इनकम मानते हुए? ये तो 2 बार टैक्स लेने वाली बात हो गई। तुम्हारी इनकम भी मान लेगी और मेरे लिए खर्चा भी मान ले, न माने। मेरे लिए खर्चा मान लो तो तुम्हारे लिए इनकम मान लेते, मेरे लिए खर्चा नहीं माना तो अब तुम्हारे लिए इनकम क्यों मांगे? क्योंकि मेरे लिए खर्चा माने नहीं तो मेरे ऊपर इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ा। यानी जो टैक्स तुम्हारा मैंने पेमेंट किया उस पर टैक्स मैंने पेमेंट किया है। जो तुम्हारा टैक्स मैंने पेमेंट किया है वो मेरी इनकम में शामिल हो गया और मैंने उस पर टैक्स दे दिया। तुम्हारी इनकम में वो शामिल नहीं होगा। यानी एम्प्लॉयज़ के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट किस सेक्शन में होता है? तो एम्प्लॉयज़ के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होगा और एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन बोलता है? सेक्शन 40 स्मॉल ए। सेक्शन 40 स्मॉल ए कहता है डिडक्शन नहीं मिलेगी, और सेक्शन 10(10)(c) कहता है एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा। दैट्स इट। अब क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा, लास्ट पॉइंट नंबर ई। एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेजेस फी, सर्विस चार्जेस। अच्छा, ये अमाउंट हम पे कर रहे हैं। रॉयल्टी, सर्विस चार्जेस, प्रिविलेजेस फी, सर्विस फी, लाइसेंस फी, और एनी अदर फी और चार्ज बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड विच इज लेविड एक्सक्लूसिवली ऑन और एनी अमाउंट अपॉर्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से कोई प्रिविलेजेस फीस, सर्विस फीस, लाइसेंस फीस, रॉयल्टी या कोई दूसरा सम चार्ज करे तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की कई सारी इनकम्स माफ़ होती हैं। क्या होती हैं? माफ़ होती हैं। तो उधर इनकम मानी नहीं गई, इधर खर्चा मिला नहीं। एक जने से तो टैक्स लेना बनता है ना। इधर से छूट भी ले लो, उसकी इनकम भी ना मानो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखा दिया। ठीक है ना? अब समझ में आई बात? क्लियर है? ये था आपका सेक्शन 40 स्मॉल ए, जो छोटी बात करता है। छोटी बात क्या करता है? ये वो खर्चे हैं जो अलाउड नहीं करेंगे। टीडीएस का रेजिडेंट को पेमेंट 30% डिसअलाउड हो जाता है, टीडीएस का नॉन रेजिडेंट का
केस में 100% डिसअलाउड हो जाता है। उस गलती को बाद में आपको सुधारना है, जब सुधार लेंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा जितना डिसअलाउड हुआ था। तीसरा मैंने बताया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फोर्थ बताया परक्विजिट्स के बारे में, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स पर टैक्स के बारे में, एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर टैक्स का पेमेंट करता है तो। उसके अलावा मैंने बताया कोई भी डायरेक्ट टैक्स हो उसकी छूट नहीं मिलेगी, मेन तो यही है। और अगर कोई सैलरी है जिसको जो किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट की है विदाउट टीडीएस, तो एक बार डिसअलाउड हो जाएगी तो कभी वो अलाउड, भले ही आप गलती को सुधार लेंगे वो अलाउड नहीं होने वाली। बस इतने ही पॉइंट थे आपके सेक्शन 40a में। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो टीडीएस से रिलेटेड 2 प्रोविजंस थे, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और नॉन मॉनिटरी का सेम टाइप का इश्यू था, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट आपका था डायरेक्ट टैक्सेस, मेन यही थे। बाकी सैलरी आपको हमेशा याद रहेगा टीडीएस के मैटर पे, उसको हमें बताने या रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 40 कैपिटल ए। बी को छोड़ देते हैं, मैंने बताया था ना बी को नहीं तो देखेंगे। सेक्शन 40 कैपिटल ए की बात करेंगे। और हेडिंग क्या लिखी है जरा बता सकते हो? एक्सपेंसेस आर अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशंस या सर्क्यूमस्टांसेस, बोलो ना। कौन कौन से वो खर्चे हैं? ढंग से सुनना, सुनो स्टोरी। ये मिस्टर या मेसर्स पी का बैलेंस शीट या पीएल है, ये मेसर्स क्यू का है और ये मेसर्स आर का है। हम सुन लो, हमारी इनकम बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। अब इतने अमाउंट पर टैक्स पेमेंट करेंगे, 100 रुपए की चीज़ को मैं 500 में बेचता हूँ, तो हिसाब लगा सकते हो मेरी इनकम कितनी। ठीक, सरकार को टैक्स दूँ, देना पड़ेगा, जेन्युइनली देखा जाए तो देना पड़ेगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और बहुत ही खतरनाक था। देखें क्या, मेरा भाई, मेरा छोटा जो नाकारा है, कोई काम नहीं करता, उसके नाम से एक फर्म बना दी और मैंने इसको 200 रुपए में बेच दिया सामान। बोलो, इसने 200 में खरीदा और 300 रुपए में अपने साले साहब को बेच दिया। साले साहब को नहीं बेचा, साले साहब को सामान बेचा। साले साहब ने खरीदा और उसने 500 में बेच दिया। मेरी बात समझना, अब इतनी इनकम नहीं आई, इन्होंने खरीदा और बेचा इतने में, इसके पास ये दिखाएगा हमने 3 लोगों की तनख्वाह दी। कितने लोगों की तनख्वाह दी? 3 लोगों की तनख्वाह दी, रेंट भी दिया है, क्या बात कर रहे हो, सेलिंग कॉस्ट भी आई है, वो सब दिखाएगा। और उसके बाद दिखाएगा 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये दिखाएगा 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और ये दिखाएगा 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पहले 100 का 500 पर बेच रहे थे तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा था, अब कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? नहीं समझे? चेन बढ़ा दी बीच में और खर्चों को अलाउ करवाते गए, है ना? सही है, गलत है? इस तरह के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगी।
कि अगर आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं जो रीजनेबल नहीं है या अनरीजनेबल है या एक्सेसिव है। मैंने अपने बिजनेस में सैलरी देता हूं, सबको सैलरी देता हूं। मेसर्स पी में जो मिस्टर पी है वो सबको सैलरी देता है, MBA पास है, उसको साल भर में सैलरी मिलती है 2,10,000। ठीक। मिसर्स पी की या मिस्टर पी की वाइफ है मिसेस पी, हाई स्कूल पास है और उसको सैलरी जाती है, जा सकती है, मना कर दोगे? एक्सेसिव है ये चीजें जो अनरीजनेबल हैं और अल्टीमेट इंपैक्ट इसका ये होगा टैक्स बर्डन कम आएगा एसएससी के ऊपर या टैक्स की चोरी होगी ना। अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है, ये दे दोगे तो नहीं लगेगा तो अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा चुभता है कि कोई एक्सपेंडिचर जो स्पेसिफाइड पर्सन के साथ किया गया है वो अनरीजनेबल है या एक्सेसिव है, तो एक्सेस अमाउंट को वो डिसअलाउ कर देगा। अगर उसको लगता है इसके वाइफ की सैलरी 1 लाख होनी चाहिए तो 4 लाख डिसअलाउ कर देगा। इज इट क्लियर? देखा जाए, excessive and unreasonable expenditure. If an assessee incurs any expenditure towards goods supplied, services rendered, or facility provided by specified persons, the assessing officer can expenditure is if and the assessing officer think that the expenditure is excessive or unreasonable, shall be determined having regard to the fair market value of the goods, services or facility for which the payment is made, or the legitimate needs of the business or profession of the assessee, or the benefit derived by or accruing to him therefrom. That's it. यानी जो अनरीजनेबल वैल्यू है, एक्सेसिव वैल्यू है, अगर वो दिख रही है असेसिंग ऑफिसर को, जो ट्रांजैक्शन हमने स्पेसिफाइड पर्सन के साथ किया है, अंडरलाइन कर लेना स्पेसिफाइड पर्सन, तो वो एक्सेसिव अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, कर दिया जाएगा। हाँ या ना? और स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं नीचे हमने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। किसी इंडिविजुअल के लिए उसका कोई भी रिलेटिव, किसी इंडिविजुअल के लिए उसका कोई भी रिलेटिव, हाँ या ना? अच्छा, यहाँ कोई भी पर्सन जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है उस बिजनेस में, कंपनी, फर्म, एओपी और एचयूएफ, कोई भी डायरेक्टर हो कंपनी का, पार्टनर हो फर्म का, या मेंबर हो एओपी बीओआई का या एचयूएफ का, रिलेटिव ऑफ सच पर्सन। क्लियर? तो डायरेक्टर का रिलेटिव, एओपी बीओआई के मेंबर्स का रिलेटिव या फर्म के पार्टनर्स का रिलेटिव, ये सारे स्पेसिफाइड पर्सन्स माने जाएंगे। एनी पर्सन इन हुज बिजनेस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अंडरलाइन कर लेना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर किसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो बिजनेस या प्रोफेशन में। All assessees, any individual who has substantial interest in assessee's business or profession or any relative of such individual। बात वही पड़ी आकर के। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है, 20% पावर रखना, 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा रखना, उसको लोग कहते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर किसी बंदे का मेरे बिजनेस में 20% से या उससे अधिक का वोटिंग पावर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो हम कहेंगे वो बंदा हमारे बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है। तो वो भले रिलेटिव हो ना हो, लेकिन स्पेसिफाइड पर्सन जरूर हो जाएगा। वो भले मेरा रिलेटिव हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए वो स्पेसिफाइड पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके साथ मिली भगत करके हम अपने बिजनेस में टैक्स की चोरी कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो ना। ठीक, रिलेटिव की फिर डेफिनेशन दी गई है, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बोलो ना, या उसके ऊपर की चेन हो या नीचे की चेन हो, पिताजी हो, मम्मी जी हो, या नीचे उनकी चेन हो, बेटा हो, बेटी हो। बात समझ में आई? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब तुम लोग जानते हो। दूसरा पॉइंट,
पहला केस समझ में आया कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस का किसी स्पेसिफाइड पर्सन के साथ किया गया है, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, और वो एक्सेसिव या अनरीजनेबल है, तो वो एक्सेसिव या अनरीजनेबल अमाउंट को डिसअलाउ कर देगा। आते हैं, अगर आपने किसी भी बंदे को पेमेंट की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, अगर आपने किसी बंदे को पेमेंट की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक दिन में 20,000 से ऊपर कैश में, तो बहुत बड़ा गुनाह कर डाला, मार डाला। क्या कर डाला? गुनाह कर डाला। अगर आपने किसी भी बंदे के साथ एक दिन में 20,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन कैश में कर लिया, पेमेंट किया, सॉरी, ट्रांजैक्शन आप 10 लाख का करो, 50 लाख का करो, 10 करोड़ का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेमेंट एक दिन में किसी एक बंदे को 20,000 रुपए से अधिक कैश में नहीं किया जा सकता। बियरर चेक भी नहीं दे सकते, आपको अकाउंट पे चेक देना पड़ेगा। सर, अगर मैं अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहूँ 25,000, तो क्या मुझे वो चेक में देना है? एक दिन 15,000 दे दो, अगले दिन 10,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में एक बंदे के साथ आप 20,000 रुपए से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। दैट्स इट। चले, where the assessee incurs any expenditure in respect of which a payment or aggregate of payment made, payment or aggregate of payment, पेमेंट, एक पेमेंट या कई पेमेंट made to a person in a day, एक दिन में, then otherwise than by an account pay check or account pay bank draft exceeds rupees 20,000, no deduction shall be allowed in respect of such expenditure। ठीक है, अच्छा, मतलब अगर मैं किसी को 35,000 रुपए तनख्वाह दे दूं कैश में, तो पूरा 35,000 डिसअलाउड होगा। आई दादा, ये नहीं कि 20,000 का छूट मिल जाएगा, 15,000 माफ हो जाएगा, 15,000 पर टैक्स लग जाएगा। ना 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 ना, and entire amount will be disallowed। कहीं लिख लो, entire amount will be disallowed। entire का मतलब होता है पूरा, एम्पायर ना लिख देना, entire लिख देना। क्लियर है? entire amount will be disallowed। अच्छा जी, सेम लिखा होगा ना? अच्छा, लेकिन अगर हम कोई ये पेमेंट करते हैं किसी ट्रांसपोर्टर को, होते हैं ना ट्रांसपोर्टर, जिनको हम सामान देते हैं, मेरा सामान ये इस जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो। However, in case of payment made for plying, hiring or leasing goods carriages, the amount specified is rupees 35,000 instead of rupees 20,000. Now it becomes 35,000 in case of transporters। क्लियर है? हाँ या ना? अंडरलाइन जरूर कर लेना, गुड्स कैरिजेस, पैसेंजर नहीं, गुड्स कैरिजेस। The provision shall not apply in respect of expenditure for which no deduction is claimed। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वो डिडक्शन है जिनको हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें छूट चाहिए, मैंने तनख्वाह दी, हमें छूट चाहिए, मैंने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा। अरे ज़मीन खरीद रहा हूँ मैं, तो क्या उसकी मैं डिडक्शन मांगूंगा? मेरा दिमाग खराब हुआ है? अरे बोलो ना, पीएल में डिडक्शन मांगोगे, मैंने बिल्डिंग बनवाई, डिडक्शन मांगोगे। ये सेक्शन केवल उन्हीं केस में एप्लीकेबल होगा जहां आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, यानी रेवेन्यू नेचर के खर्चों पर। नॉर्मली कैपिटल नेचर पर छूट मिल जाएगा, मतलब कैपिटल नेचर पर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे मांगने की, छूट दे दो। क्यों मांगेंगे ही क्यों? कैपिटल नेचर की डिडक्शन मांगेंगे ही क्यों? फर्नीचर खरीदा, बैलेंस शीट में ले जाओ, पीएल में डिडक्शन थोड़ी मांगोगे। बात समझ में आई?
तो हम यहाँ पर केवल रेवेन्यू नेचर के खर्चों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सर अगर मैंने ज़मीन खरीदी 50 लाख की कैश में, अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है। कहाँ मना किया हुआ है? नहीं, मना कहाँ किया है जरा ये बताओ। आप फर्नीचर खरीद रहे हो 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैश में पेमेंट दो ना, कैश में दो ना पेमेंट, क्योंकि उसकी डिडक्शन तो आप क्लेम करोगे ही नहीं। करोगे नहीं तो उसमें डिसअलाउ और अलाउ की बात ही नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन अगर मैंने पेमेंट किया 50,000 का तुमको उस दिन जब शहर में दंगा फसाद हो रहा था, जब शहर में कर्फ्यू लगा था, जब शहर में बैंक बंद था, बैंक वालों की स्ट्राइक चल रही थी, तो हम पेमेंट कैसे कर दें? कैश कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मैंने पेमेंट किया, कैश करो ना। हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बैंकिंग फैसिलिटी आज भी मौजूद नहीं है, कैश कर सकते हो। अरे बोल। अच्छा, अगर मैं सरकार को, मैं बैंक, मेरे पास इसने 5,000 फीस दी, इसने 15,000 फीस दी, इसने 8,000 फीस दी, उसने 12,000 फीस दी, उसने 11,000 फीस दी, सब मिला करके एक दिन में मेरे पास 1.5 लाख रुपए की फीस आई। मैं क्या करूं? कहाँ ले जाऊंगा? बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए। बैंक वाला कहेगा 20,000 से ऊपर का जमा करोगे? ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। बैंक वाले का तो काम है, बैंक वाले का तो काम है, करोड़ों रुपए लेगा वो हमसे और करोड़ों देगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करना कोई दिक्कत नहीं है। LIC और हाउसिंग बैंकिंग कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ हम उनके साथ बैठ करके टैक्स चोरी की प्लानिंग नहीं कर सकते। आओ सरकार मिल बैठ करके बात करते हैं, कोई टैक्स चोरी कर लेते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वेयर पेमेंट इज मेड टू RBI और एनी अदर बैंकिंग कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सब्सिडरी बैंक, एनी कोऑपरेटिव बैंक, एनी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग और फिश प्रोडक्ट्स और द प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एप्रीकल्चर टू द कल्टिवेटर, ठीक है, यानी जो उसको पैदा करता है, जो बनाता है। वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ द products manufactured or processed without the aid of power in a cottage industry, where the payment is made in a village or town which on the date of such payment is not served by any bank। हाँ या ना? यानी वहाँ पर कोई ऑर्डनरी बैंक नहीं है नॉर्मली आसपास, और जहाँ पर कोई छुट्टी का दिन हो या स्ट्राइक का दिन हो तो आप वहाँ पर कैश पेमेंट कर सकते हैं 20,000 35,000 से ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब तो क्लियर हुआ? पक्का ना? अब तक हम लोगों ने सेक्शन 40 कैपिटल ए में 2 पॉइंट डिस्कस किए। कितने पॉइंट डिस्कस किए? नींद, 2 पॉइंट डिस्कस किए। क्यों नींद आ रही है? रात भर जागे हो, पढ़ाई की हो? नहीं, ऐसा तो पिक्चर देखी होगी पक्का, हैं? क्या? अच्छा, मुझे लगा किताब तो देखता ही नहीं। पूरा बोलो, क्या नहीं देखता? ठीक है ना? तो सेक्शन 40 कैपिटल ए में आपको डिडक्शन कुछ पर नहीं मिलती, अदरवाइज नॉर्मली डिडक्शन तो आपको मिल जाती है। हाँ या ना? पहला मैंने बताया सेक्शन 40 कैपिटल में अगर स्पेसिफाइड पर्सन्स के साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने किया है और असेसिंग ऑफिसर को लगता है वो अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, तो उस अमाउंट को वो हटा सकता है। स्पेसिफाइड पर्सन्स का मैंने नाम बता दिया। इंडिविजुअल के केस में, पार्टनरशिप के केस में, फर्म के केस में, AOP BOI के केस में और HUF के केस में। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% मालूम है हम लोग को। दूसरा अगर मैंने 20,000 रुपये से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन कर लिया तो वो गुनाह है, लेकिन ट्रांसपोर्टर के केस में, गुड्स कैरिजेस के केस में 35,000 रुपये तक का हम ट्रांजैक्शन कैश में कर सकते हैं। 20,000 रुपये से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन हम नहीं कर सकते रेवेन्यू नेचर के, जिनकी हम डिडक्शन मांगते हैं, चाहे वो माल खरीदने का हो, चाहे वो माल बेचने का हो। पैसा ले सकते हो, पैसा देना गुनाह है। यहाँ पर कोई अगर हमको 50,000 कैश दे रहा है तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो दे रहा है उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ेगा। अब क्लियर है? तो खर्च करने वाले की सेहत पर फ़र्क पड़ना है। 20,000 से ऊपर का अधिक का पेमेंट आप कैश में करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के हिसाब से जो डिडक्शन मांगनी है जिसकी, तो आप कैश में नहीं कर सकते, आप अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से ही पेमेंट करोगे।
नॉर्मल डिमांड ड्राफ्ट नहीं, अकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट। ओके, अच्छा एक्सेप्शंस मैंने बता दिए इसके। नेक्स्ट ढंग से सुनना, 2 पॉइंट और हैं और बहुत आसानी के साथ देखो, सेक्शन 40 छोटे ए और बड़े ए दोनों की बातें खत्म हो जाएंगी। No deduction shall be allowed in respect of any provision made by the SSC for the purpose of payment of gratuity to his employees on their retirement or on the termination of their employment for any reason। ये तो हमने कल ही बता दिया था सेक्शन 36 में कि ग्रेचुटी में कंट्रीब्यूशन करने पर अलाउड होता है, लेकिन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड होना चाहिए, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 भी होना चाहिए। ये तो मैंने कल सेक्शन 36 में बताया था। तो आज वो ये क्या बता रहा है वो मैंने कल ही बता दिया था कि प्रोविजंस अलाउड नहीं होते। हाँ, ग्रेचुटी में प्रोविजन अलाउड तभी होता है जब वो बिकम पेबल हो चुका हो। याद आया? वही चीज लिखा है। However, any provision made by the SSC for the purpose of payment of any contribution towards an approved gratuity fund or for the purpose of payment of any gratuity which has become payable, underline कर लो, become payable, वो प्रोविजन ग्रेचुटी का अलाउड हो जाएगा। That's it। ये मैंने स्पेसिफिकली बताया था और वो कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 40 कैपिटल ए में। नेक्स्ट, नॉन स्टैट्यूटरी अनरिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंड। मैं एम्प्लॉयर हूँ, तुम एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारे बेटरमेंट के लिए कोई वेलफेयर फंड खोल दूँ, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए। क्या गुनाह किया मैंने? लेकिन गुनाह किया अगर वो स्टैट्यूटरी अलाउड नहीं है, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। वैसे ही सरकार इतने सारे प्रोविडेंट फंड, वेलफेयर फंड अलाउड करती है, लेकिन आप उससे हटकर कौन सा वेलफेयर कर रहे हो? उनमें जाओ ना जो सरकार बोलती है। नॉन स्टैट्यूटरी में क्यों जा रहे हो? अनरिकॉग्नाइज्ड में क्यों जा रहे हो? जरूर आपके मन में कोई कितना अच्छी तरह से चोर है ये तो हमें पहले से मालूम था। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एसएससी टू अनरिकॉग्नाइज्ड और नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर फंड अकाउंट इज नॉट डिडक्टेबल। छूट नहीं मिलेगी बेटा, लाख कोशिश कर लो, लिखते रहो वेलफेयर फंड, वेलफेयर फंड। कौन सा वेलफेयर फंड? कल्याणकारी। कौन सा कल्याण? अरे कोई पार्टी शार्टी की थी, घूमने के लिए भेजा था, है कि नहीं? ये सब नहीं, ये भाई गलत है। वेलफेयर फंड आप उसमें कंट्रीब्यूशन करोगे, गलत है। आप कहोगे मैंने लोगों के रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए अपने ही फैक्ट्री में, अपने ही बिजनेस में एक खाता खोला है। कंट्रोल कौन करता है? मैं ही करता हूँ। रहता किसके पास पैसा? मेरे ही पास रहता है। मैं ही अपनी सरकार हूँ, सारे डिसीजन मेरे हैं। तो बेटा ये लौटेगा, अलाउड नहीं होगा। It may be noted that any sum paid by the SSC as an employer towards recognized provident fund or an approved superannuation fund, ठीक है, तो वो अलाउड होता है। उसको आप ना भी बोलते तो ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड पे अलाउड, तो सेक्शन 40 कैपिटल ए बोलता है। 4 पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट बताया, स्पेसिफाइड पर्सन्स के साथ ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल या एक्सेसिव होना, 20,000 या 35,000 से अधिक का ट्रांजैक्शन कैश में करना, प्रोविजंस फॉर ग्रेचुटी और अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में कंट्रीब्यूशन देना। सेक्शन 40 कैपिटल है, खत्म। एक सेक्शन और खत्म हो चुका है, तुम लोगों को अगर ध्यान हो तो सोचो। सेक्शन 43B हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मैक्सिमम प्रोविजंस इसके, केवल 2 नए पॉइंट इसमें ऐड होंगे, बाकी पूरी लिस्ट हम लोगों ने सेक्शन 36 में पढ़ ली। सेक्शन 36 में पढ़ा था अगर कोई बोनस या कमीशन हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं तो वो अलाउड होगा अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। दूसरा मैंने बताया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है तो अलाउड होगा अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। सुपर एनुएशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का अलाउड होगा अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो अलाउड होगा अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो अलाउड होगा अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। तो 43B है क्या? 43B है आपका एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन देना। 2 चीज़ें मैंने कहा था जोड़ लेना, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या मैं बोल रहा हूँ? इनडायरेक्ट टैक्सेस सेक्शन 43B में अलाउड होता है। कैसे? 43B में अलाउड नहीं होता, अलाउड तो नॉर्मली होता है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होगा। आश्चर्य लगेगा, अभी अब मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। सोचो इनडायरेक्ट टैक्सेस का अगर आपने पेमेंट कर दिया है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 2016 में आपको छूट चाहिए और 31 मार्च 2016 तक आपने अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट कर दिया है तो ही आपको छूट मिलेगी। अभी यह कहानी बाकी है, हमारी अधूरी
कहानी। तो सेक्शन 43 भी पे आओ। पहला, एनी सम पेबल बाय एसएससी बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी। आगे लिख देना इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात तो सोचना भी गुनाह है, क्योंकि छोटे ने तो छोटी बात कर दी थी। नहीं, कौन से छोटे ने? छोटे ए ने। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी अंडर एनी लॉ इन फोर्स, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बोनस और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और एनी अमाउंट इन ल्यू ऑफ सैलरी ल्यू एट द क्रेडिट ऑफ हिज एम्प्लॉई एज एन एम्प्लॉयर इफ पेड आफ्टर दैट। छोड़ दो इसको फिलहाल। ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? नहीं है? नहीं है? सारी पॉइंट आ गए? लिख देना। अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड लिखा है, अच्छा लिखा है, सुपर एनुएशन लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लिखा है, बोनस और कमीशन लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है। पांचों पॉइंट आ गए। मैंने कहा था एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा तुम लोग का क्या? लीव सैलरी का और टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। लीव सैलरी का और इनडायरेक्ट टैक्स का। क्लियर है? तो हमारा सेक्शन 43 भी कवर है। हाँ, इसमें मैंने कहा हमारी कहानी अभी अधूरी है और सारा घालमेल बस इन 3 सेक्शंस को लेकर के होता है। फंस जाते हैं हमेशा। सेक्शन 40 स्मॉल ए में क्या, 40 कैपिटल ए में क्या, 43 बी में क्या। 43 बी हमें नहीं लगता कोई कभी दिमाग में ज़रूरत पड़ेगी। वो पांचों पॉइंट उठा लेना जो हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 36 में, प्लस उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और लीव सैलरी को ऐड कर लेना। सेक्शन 43 बी, एक बात बताओ, सुनना ढंग से। इनकम टैक्स कहता है, क्या कहता है? इनकम टैक्स कहता है तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स की छूट चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। कहता है ले लो। क्या कहता है? ले लो, लेकिन 31 मार्च 2016 तक पेमेंट कर देना भाई साहब। क्या बोला? क्योंकि आप 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक का पीएल बना रहे हो। इसका टैक्स इस तारीख तक जितना पेड होगा उसकी हम आपको छूट देंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेअदबी। नहीं समझे? बदतमीजी, बदतमीज दिल बदतमीज। क्यों भाई? ऐसी क्या इसने बदतमीजी कर डाली कि इसने दूसरे के काम में टांग अड़ाई? कैसे अड़ाई? सेल टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, सेल्स टैक्स एक्ट खुद कहता है कि 31 मार्च 2016 तक का पेमेंट आप 30 मई 2016 तक कर देना। जो एक्ट गवर्न करता है सेल टैक्स को, वो कहता है 30 मई तक जमा करो। अरे तू कौन होता है दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाला? अब नहीं समझ में आई बात? अरे तेरा काम नहीं है सेल टैक्स कब अलाउड होगा कब अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अपने रूल्स बनाओ। एक कानून कहता है कत्ल करोगे अगर चाकू से तो 5 साल की सजा, छुरी से करोगे 4 साल से, तलवार से करोगे 10। ये कौन सी बात होती है? गलत है ना? तो गुनाह है, ठीक है। इनकम टैक्स दूसरे के काम में क्यों अड़ंगा डालेगा? क्यों अड़ंगा डालेगा? अब इनकम टैक्स ने फिर कहा कोई अपराधी इनकम नहीं कमा सकता। अरे कमाने दो, सबको खाने पीने का हक है। कोई आदमी अगर जेल से निकल जाएगा ना फिर वो कमा नहीं सकता, नौकरी नहीं। ऐसे कैसे कैसे बोल रहे हो भाई? मरने के लिए थोड़ी छोड़े हो, जितनी जेल की सजा पानी थी पा ली उसने, अब उसके बाद उसको जीने दो। दूसरे के काम में टांग ना अड़ाओ, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर भी वही है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है मई तक पेमेंट करो। तुम कौन होते हो मार्च तक बोलने वाले? अब थोड़ा यहाँ पर डिस्प्यूट आया, उसको सुधारा गया। कहा ये सारे पेमेंट अगर आपने, हम बोल तो रहे हैं एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, लेकिन अगर आपने ये सारे पेमेंट जितने मैंने नाम लिए 5-7 तरह के, अगर वो पेमेंट आपने रिटर्न दाखिल करने के पहले कर दिए तो मान लेंगे आपने प्रीवियस ईयर का पेमेंट प्रीवियस ईयर में कर दिया। 31 मार्च का पेमेंट 31 मार्च में हो गया, भले आपने मई जून जुलाई में पेमेंट किया हो, लेकिन रिटर्न दाखिल करने के पहले यहाँ ड्यू डेट जो एक्चुअल ड्यू डेट है, ये नहीं कि रिटर्न ही दाखिल नहीं करेंगे लो 5 साल तक। अब बोलो 5 साल की छूट मिलेगी? अरे नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। रिटर्न दाखिल करने वाली डेट या रिटर्न दाखिल करने वाली एक्चुअल डेट, जो प्रेस्क्राइब डेट है और एक्चुअल, जो दोनों में से पहले हो,
वहाँ तक आप अपना पेमेंट कर दो, आप अपना सबूत दिखा दो, हम मान लेंगे 31 मार्च का पेमेंट आपने 31 मार्च को कर दिया। चलो पढ़ लेते हैं, टॉपिक इज ओवर। Certain expenses which are otherwise deductible shall be disallowed unless payment is actually made within the due date or furnishing the return of income under section 139(1) and the evidence of such payment is furnished along with the return of income। ठीक है, इसका पेमेंट का प्रूफ आप रिटर्न ऑफ इनकम के साथ दाखिल कर दो कि हमने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट किया है, जो बोनस और कमीशन का पेमेंट किया है, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है, जो सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूशन है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पेमेंट है या फिर लीव सैलरी का पेमेंट है, वो मैंने ड्यू डेट की रिटर्न की ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया, और रिटर्न दाखिल करते समय हम उसका प्रूफ साथ में नत्थी करके अटैच करके अफिक्स करके जमा कर रहे हैं, तो हम मान लिया जाएगा कि 31 मार्च का पेमेंट 31 मार्च में ही हो गया, मान लिया जाएगा, भले ही एक्चुअल पेमेंट की डेट कोई और हो। इफ पेड आफ्टर द ड्यू डेट कैन बी क्लेम एज अ डिडक्शन ओनली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। लास्ट 2 लाइनें, अगर मैंने उसका पेमेंट उस डेट तक नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि छूट नहीं मिलेगी, अरे हम जेन्युइन पर्सन हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, गलती थोड़ी कर रहे हैं, पेमेंट बाद में कर रहे हैं, तो उसकी छूट दो। कब दोगे? अब अगले साल दोगे। अब उसकी छूट कब दोगे? अगले साल। दैट्स इट, दैट्स इट। ये 3 सेक्शंस जो आपको हमेशा रुलाते हैं, ये नाम है सेक्शन 40 छोटा ए, सेक्शन 40 बड़ा ए और सेक्शन 43B, सबका बाप, बी मतलब बाप। क्लियर है? कोई दिक्कत है? घर पे जाएंगे, इन 3 सेक्शंस को कम से कम 10 बार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में देखिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर एग्जाम में टीचर को फंसाना होगा बस इन 3 सेक्शन से उठा देगा, सब लोग धराशायी। केवल तुम लोग के स्टैंडर्ड नहीं, फाइनल हो कोई भी स्टैंडर्ड हो, अगर इन 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिए जाए बच्चे खत्म। सबकी कमजोरी केवल पीजीबीपी में ये 3 सेक्शंस होते हैं, मैक्सिमम लोगों की 90% लोगों की बात, 90 क्या 98% लोगों की कमजोरी ये 3 सेक्शंस होते हैं। थैंक यू बच्चों।